जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और लग चुकी है मंजिल की तलब, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज टॉप 20 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के। और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही है, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है और इनका रिपीटिशन हो सकता है दोबारा। तो आप इनको विशेष ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को, और एक बार ध्यान से पढ़ना। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ये पूछ रहा है जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 1953 में। कब? 1953 में। 1953 में किया गया था। इसके लिए वहाँ के एक निवासी थे, उनका नाम था श्री पेट्टू श्री रामललू। पेट्टू श्री रामललू। पेट्टू रामलू। इन्होंने लगभग 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वहाँ दंगा बहुत होता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठित किया गया था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश को किया गया। और इसकी तारीख कितनी तारीख थी इसकी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को। अगला देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। देखो, जैसे ही ये आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ, वहाँ पर एक आदमी मरा जिसका भी हमने आपको बताया। उसके बाद वहाँ दंगे होते हैं, फिर आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया और वो भाषा के आधार पे ही हुआ था। उसके बाद में सारे राज्य बोलने लगे, हमारे जैसे गुजरात वाले बोलने लगे गुजराती के लिए अलग, गुजरात भाषा वालों के लिए गुजराती भाषा के लिए अलग राज्य होना चाहिए। महाराष्ट्र वाले बोले मराठी भाषा वाला होना चाहिए। हरियाणा वाले अलग से चिल्लाने लगे। मतलब सारे राज्य वाले अपनी बोले कि हमारा भी भाषा के आधार पे हमारा भी अलग राज्य दो, हमारा भी अलग राज्य दो। तो उसके बाद में फिर एक राज्य के लिए एक आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? ये भी किया गया था 1953 में। 1953 में किया गया। और इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट दी इन्होंने अपनी 3 साल बाद, 1956 में। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ बाद में। ऑप्शन ए इसका सही है, 1956 में। और उसके आधार पर पहले था ABCD करके राज्य थे। ABCD। ABCD करके जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह पे 14 राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी। तो टोटल 20 राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर और 1956 में हुआ था फजल अली आयोग के सिफारिश पे। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सातवां सातवां संशोधन के लिए सातवां संशोधन हुआ था। अगले पे चलते हैं। देखिए देखिए अगले सवाल पे अगला क्या है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? जो नागरिकता संशोधन कानून होता है ये 2019 में बहुत विवाद हुआ था। इसके पीछे आप सबको पता होगा 2019 में कब? 11 दिसंबर 2019। ऑप्शन बी पे दिया है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि मतलब जो मेन बात इसका राजनीति से ही था, क्योंकि 2019 में इलेक्शन भी था। तो जो वर्तमान सरकार थी बीजेपी, वो चाहती थी कि हम जो बाहर के लोग आए हैं उनको जब यहाँ की नागरिकता दे देंगे तो साधारण सी बात है, जो नागरिकता देगा वो वोट उसी को देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आए थे, कब आए थे? लगभग 5 साल पुराने, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, ये बताया गया था इसमें। 31 दिसंबर 2019
31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे लगभग 5 साल पुराने, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वो होना किस धर्म के नहीं चाहिए, मुस्लिम धर्म के नहीं होना चाहिए, मुस्लिम को छोड़ के हिंदू होना चाहिए, या तो हिंदू या फिर आप ईसाई, पारसी और बौद्ध, जैन, इनको दे दी जाएगी, लेकिन उसको नहीं, मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। इसीलिए दंगा हुआ था, क्योंकि भाई सब मुस्लिम भाइयों का कहना था कि मतलब हमको क्यों नहीं दी जाएगी। तो उसका ये कारण बताया गया था कि आप लोग तो यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है ही, तो वहाँ से आप लोग प्रताड़ित तो नहीं होंगे, लेकिन बाकी ये माइनॉरिटी जो बचती है, हिंदू और जैन, बौद्ध, ईसाई, इनका वहाँ ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, इसीलिए ये लोग वहाँ से यहाँ भाग के आए थे। तो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ चुके थे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, यही हुआ था उसमें। तो ये कानून कब पारित होता है, ये होता है 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को। आते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की को आत्मा कहा जाता है? मतलब निम्नलिखित किससे भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। कहा किसने था? कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। विकल्प में देखिए, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार में ही आता है, लेकिन इसमें अलग से दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, ये है आर्टिकल 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता इसी में होता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या होता है? इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे भाषण देने की, सभा करने की और कहीं घूमने फिरने की। ये सब सारी स्वतंत्रताएं किसमें है? आर्टिकल 19 में। 15 में क्या होता है? 15 में होता है लिंग, जन्मजात, जन्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आदमी के भेदभाव नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक स्थान पे। और आर्टिकल 20 और 21 ये सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद हैं, जिनको आपातकाल में भी आप इनको नहीं खत्म कर सकते हैं। बाकी सारे को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं समाप्त किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है कितनी बार भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है। दोबारा क्या, वो तिबारा भी हो सकता है, 4 बार 5 बार, जब तक उसका मन करे तब तक रह सकता है, पर उसके लिए उसको जिंदा रहना भी जरूरी है। तो ये विकल्प डी सही है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किया जाता है एकल हस्तांतरणी विधि द्वारा। इसको बोल सकते हैं आप एक एकल संक्रमणी विधि। कहीं कहीं पर ये भी लिख के आएगा एकल संक्रमणी विधि। संक्रमणी विधि, एकल संक्रमणी विधि। तो एकल संक्रमणी क्या होता है? इसमें होता है जैसे कि मान लो 3 आदमी कोई खड़े हुए हैं, मान लो ए, बी और सी, ये 3 आदमी कोई खड़े हुए हैं इलेक्शन में। तो ऐसा होता है कि आपको तीनों को वोट देना पड़ेगा। जैसे को इसको आप पहले चुन लेते हो, एक को पहले नंबर पे, दो आपको इसके बाद पसंद है, और सी जो आपको आता है ये दूसरे नंबर पे पसंद आ रहा है, और इसको भी, ये भी नहीं होगा तो 3 नंबर पे आपको इसको देना पड़ेगा वोट। तो तीनों को देगा, अगला आदमी फिर कोई होगा वो भी देगा। जैसे मान लो इसको किसी 2 नंबर वाले ने दे दिया यहाँ पे एक, और यहाँ पे
2, 3, तो ऐसे करके वोट दी जाती है और फिर इनका टोटल किया जाता है कि कौन एक नंबर पे ज़्यादा रहा है और वही फिर विजेता होता है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा करे, क्षमा करने का अधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो यही अधिकार उसको नहीं होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो यही विकल्प आपका सही हो जाता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा इस 352, 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल की घोषणा करने के लिए। और अध्यादेश भी जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 में लिखा है अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश कानून बना सकता है। और क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है, इसमें अनुच्छेद 72 में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारतवर्ष का रक्षा बल होता है, उसका सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है, क्योंकि यहाँ के जो तीनों सेनाएं हैं उसका प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति होता है, तो विकल्प बी यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में होते हैं 3 सत्र। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो टोटल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? मतलब राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर होता है कौन? संविधान। कौन होता है? संविधान, ऑप्शन बी में, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करी जाए, संसद भी नहीं होती, संसद भी उसी के अधीन आती है, संविधान में ही, सर्वोच्च न्यायालय भी उसी में आता है। और धर्म को भी इतनी मान्यता नहीं है, हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष है, आप जो मन चाहे वो धर्म अपना सकते हैं और उस धर्म को मान सकते हैं। तो सबसे टॉप पे क्या रहता है? सबसे टॉप पे रहता है संविधान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जो भारतीय संविधान है इसको संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, यही पूछ रहा है। तब कब किया गया था? ये जब बन के तैयार हो गया था तभी अंगीकृत कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। देखिए कहाँ विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए में है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। और लेकिन ये लागू कब होता है? पूरी तरीके से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करते हैं? क्योंकि पहले से 1930 से चल के आता है। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम अब अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, अपना देश को आज़ाद मानते हैं। और उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया था। फिर लगातार लगभग 15, 16, 17 सालों से, 17 सालों से क्या टोटल 20 साल हो रहे, 2030 से मना रहे थे। तो यही 26 जनवरी हर बार मनाते थे, लेकिन 26 जनवरी को कोई विशेष महत्व नहीं बचा था, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उस दिवस का महत्व बरकरार रहे, इसीलिए 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को ही संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो जो अंगीकृत करते हैं उसके कुछ अनुच्छेद उस समय लागू कर दिए गए थे। तो कब कर दिए गए थे? ये कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संधारण केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लाया गया? तो हमारा संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा लाया गया कहाँ से? लाया गया कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। कल की जो क्लास हम लेंगे उसमें हम सारे मतलब जो चीज़ किस देश से लिया गया है वो सब एक साथ ही एक ही क्लास में कवर करा देंगे। लगभग 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी और उसमें किस देश से कौन चीज़ लिया गया है ये सारा कुछ उसमें विस्तार से बता देंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके एक सलाहकार थे, बहुत अच्छे सलाहकार थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर बी एन राव। कौन?
सर बी एन राव, ऑप्शन डी में दिया है, देखो सर बी एन राव। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ये थे सलाहकार। इन्होंने कई देशों का संविधान का मतलब पूरी तरीके से उसको अध्ययन किया था, और म्यांमार जो हमारा देश है पड़ोस में, उसके संविधान को बनाने में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जो हमारा भारतीय राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, जनगण मन अधिनायक जो है यही हमारा राष्ट्रगान है। कौन सा? जनगण मन। ये पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया किसने? कहा गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और ये उनकी ही एक कविता थी जो जिसका नाम था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी की ही 13 पंक्तियां थी। कितनी? 13 पंक्तियां थी तत्वबोधिनी की। तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी की कितनी? टोटल 13 पंक्तियां थी। जनगण मन अधिनायक जो है, तो पूरी कविता है वो तत्वबोधिनी है, और उसी में से 13 पंक्तियां ली गई थी। इसको अपनाया गया था कब? भारत में, भारत का संविधान में इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, 1950 को अपना लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखो पहले राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम है। ये किससे लिया गया? ये आनंद मठ से। आनंद मठ, आनंद मठ किसका उपन्यास है? आनंद मठ है उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम का गाने का टाइम कितना होता है? वंदे मातरम का गाने का टाइम होता है 65 सेकंड, 65 सेकंड। और जनगण मन 52 सेकंड में, इमरजेंसी में 20 सेकंड में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, अब बन के जब तैयार होता है उसके बाद में उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, सारे लोग मिलकर हस्ताक्षर करते हैं। तो वो कब किया गया था? ये भी किया गया था जिस दिन बन के अंगीकृत हुआ था। किस दिन अंगीकृत हुआ था? अभी हमने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए कब बताया था। अंगीकृत जिस दिन किया गया था उसी दिन हस्ताक्षर हुए थे। तो वो हुए थे 1949 में, 1949 में। और तारीख कितनी थी? तारीख थी 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें देखना है कि कौन सा मिलान नहीं खा रहा है। तो पहला क्या है? पहला है संघीय समिति। संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये विकल्प बिल्कुल सही है। और उसके अगला क्या है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वैसे तो इसमें सात सात अध्यक्ष थे, लेकिन उन सब में भी जो मुख्य अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और मूल अधिकार के मुंशी, यही गलत है, क्योंकि मूल अधिकार के जो थे वो थे सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। राज्य समिति जो होती है, राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें यही विकल्प सी वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अब दोस्तों मिलेंगे हम कल की क्लास में, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।